आज फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही है? ड्यू टू बजट ओनली। और ये कंपनी वाले क्या करते, ग्रॉस कलेक्शन पेपर में देते। अब ग्रॉस एंड नेट में बहुत डिफरेंट है। मैंने एक बार एक कंपनी वाले को बोला भी था, मैंने यार तुम लोग ये ग्रॉस कलेक्शन क्यों देते हो पेपर में? तो क्या बोला मालूम? सर आजकल का ट्रेंड हम देखते हैं कि अगर देशभक्ति की पिक्चर आती है तो या तो 26 जनवरी को रिलीज करेंगे या तो 15 अगस्त को रिलीज करेंगे। मतलब इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी फिल्म, तो उनको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम कभी भी रिलीज करेंगे, लोग हमारी फिल्म देखेंगे। पहले के आर्टिस्ट लोग कहाँ ये सब चीज़ें देखते थे? एक रिव्यू एक फिल्म के बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करता है? लेकिन उस टाइम पे रिव्यू सुन के लोग फिल्म देखने जाते थे और रिव्यू पे उतना भरोसा रखते थे। आज क्या हो गया, उधर भी धंधा हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती फ्राइडे टू फ्राइडे की होती है। जब तक आप हिट हो सारे आपके दोस्त हैं। अगर बॉलीवुड के माइनस पॉइंट ढूंढो ने तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। लेकिन जब आपका टाइम थोड़ा सा खराब आता है तो ये सारे लोग आपको भूल जाते हैं। सर एक आर्टिकल में मैंने देखा था कि आपने जर्नलिस्ट का भी काम किया था। यस यस, मूवी रिव्यूज का काम किया था सर। सर हम जानना चाहेंगे कि एक रिव्यू एक फिल्म के बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करता है? देखिए, मैंने जब मेरे बिगिनिंग में जब मैं स्टेज पे काम करता था, उस टाइम पे चित्रपट करके एक फिल्मी मैगजीन निकलती थी, गुजराती थी। उसमें मेरी एक कॉलम आती थी, बॉम्बे से बड़ौदा तक। तो वो मतलब फिल्मों की ही थी, क्योंकि बड़ौदा में शूटिंगें ज़्यादा होती थी, स्टूडियो सब वहीं थे। तो वो मैं लिखता था, तो उसमें रिव्यू भी आते थे। लेकिन उस टाइम पे रिव्यू सुन के लोग फिल्म देखने जाते थे और रिव्यू पे उतना भरोसा रखते थे। आज क्या हो गया, उधर भी धंधा हो गया। तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया ना उधर। पहले के राइटर, मतलब कोई आर्टिस्ट कितना भी बड़ा हो, पहचान हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई लिखते थे। अभी सच्चाई नहीं है, अभी कवर के साथ रिव्यू। ओके। एकदम मतलब 100% अपने सच्ची बात की। वही तो। इसलिए हमने भी जब भी शुरुआत की थी तो हमने सोचा था कि एक इंसान जब रिव्यू देता है तो वो अपने नज़रिए से देख के देता है। लेकिन जब हम पब्लिक के पास जाते हैं और जब पब्लिक फर्स्ट डे फर्स्ट शो बाहर देख के बाहर आती है तो उनके जो दिमाग में चलते रहता है कि भाई पिक्चर हिट है या फ्लॉप है, दो ही शब्द में वो बोल देते हैं। दैट इज द रियल रिव्यू। करेक्ट। जैसे आपने कहा कि धंधा बन चुका है। बड़े बड़े क्रिटिक्स तो आज भी है, 4 स्टार दे देते हैं, 5 स्टार दे देते हैं, लेकिन जब पिक्चर देखने जाते तो पब्लिक बहुत नाराज होकर बाहर निकलती है। वही तो। आप एग्जिबिटर भी हो, आपने देखा भी हो। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं सर कि 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ की फिल्में बन रही हैं। अभी जो एक रिसेंट अनाउंसमेंट हुई SS राजामौली की, 450 करोड़ की पिक्चर बना रहे सर। लेकिन जब आप फिल्में बनाते थे 80s 90s, जब ये आप बना रहे थे तो फिल्मों का बजट क्या होता था? अब उस टाइम का बजट अगर किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उस टाइम पे मतलब सोचिए, तिरंगा मेरी बड़ी स्टार कास्ट थी, छोटी नहीं थी। तिरंगा का बजट था हमारा 1 करोड़ 10 लाख और कंप्लीट हुई थी उतने में ही। और ऑल इंडिया क्लॉज उस टाइम पे 30-30 लाख के रेशो से बेची थी। और उसके बाद क्रांतिवीर बनी। क्रांतिवीर का बजट भी 1 करोड़ 15, 5। उसमें जूनियर आर्टिस्ट ज़्यादा थे, एक्शन ज़्यादा था, सब कुछ था, तो वो उतना था। अब उससे मेरी सबसे बड़ी स्टार कास्ट फिल्म थी कोहराम। अमित जी, नाना पाटेकर, जया प्रदा, जैकी श्रॉफ, तब्बू, आयशा जुल्का और कितने, डेनी साहब, कबीर बेदी। मतलब आज ये अगर आपको बनाना है तो आप सोचो कितने करोड़ की बजट बन जाए। उस टाइम पे मैं कितनी बार बोला भी हूँ, उस टाइम पे उस फिल्म का बजट था 6 करोड़ and 50 लाख। इतने बड़े स्टार कास्ट, यस, मल्टी स्टार कास्ट थी ये तो मतलब उस टाइम पे ऐसे फिल्में बनती थी। मतलब आर्टिस्ट लोग भी, मतलब प्राइजें उतनी, इसीलिए फिल्में फ्लॉप कम होती थी ना। आज फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही है? ड्यू टू बजट ओनली। और बजट अगर आज भी मतलब छोटी फिल्म 5 करोड़ या 10 करोड़ में बने तो 100% 30-40 करोड़ का धंधा कर सकती है। और बड़ी फिल्म अगर 100% 60-70 करोड़ में बने तो 100% वो 100 करोड़ का धंधा कर सकती है। लेकिन बड़ी फिल्म कोई 150 करोड़ 200 करोड़ के नीचे बनती नहीं है। तो आज 150 करोड़ नेट कमाने के लिए कलेक्शन कितना चाहिए आप देखिए। मेरे को तो एज ए एग्जिबिटर में मालूम है। और ये कंपनी वाले क्या करते हैं, ग्रॉस कलेक्शन पेपर में देते हैं। अब ग्रॉस एंड नेट में बहुत डिफरेंट है। नेट होता है 100 करोड़ का जब धंधा होता है ना, तो ओनली 30% नेट, 70 आपका गया टैक्सीज में, थिएटर रेंट में एंड पब्लिसिटी में। अब ये पब्लिक को मालूम नहीं है।
मैंने एक बार एक कंपनी वाले को बोला भी था, मैंने यार तुम लोग ये ग्रॉस कलेक्शन क्यों देते हो पेपर में? तो क्या बोला मालूम? बोले सर हमारा शेयर बाज़ार का गेम है, हमारा शेयर अगर 10 रुपया 20 रुपया बढ़ गया है सुन के तो ऑल ओवर इंडिया से हमको 100 करोड़ रुपया आ जाता है। तो उनको फिल्म लाइन मैं बोला ना कि उन्होंने धंधा बना दिया है। और इसीलिए आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्रोड्यूसर अकेले फिल्म बना ही नहीं सकते। एक फिल्म में 4 प्रोड्यूसर चाहिए, फिर रिलीज़ कोई और करेगा 5। तो पहले तो अकेला प्रोड्यूसर फिल्म बनाता था, रिलीज़ करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक आपका इंटरव्यू देख रहा था सर मैं, उसमें आपने एक लाइन कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती फ्राइडे टू फ्राइडे की होती है, जब तक आप हिट हो सारे आपके दोस्त हैं। ये मेरे को मतलब किसी ने पूछा था कि फिल्म लाइन में आपके दोस्त कौन है? मैंने मेरे दोस्त है लेकिन मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनरली मैं बोला हमारी इंडस्ट्री में जो फ्रेंडशिप होती है ना वो फ्राइडे टू फ्राइडे की होती है। तो बोले ऐसे कैसे? मतलब फ्राइडे हमारी फिल्म रिलीज़ हुई, अगर वो सुपर हिट है तो सब मेरे दोस्त हैं। एक आध 2 महीने के बाद कोई फ्राइडे में मेरी फिल्म रिलीज़ हुई और वो फ्लॉप हुई तो वही दोस्त गुल हो जाता है मेरा। तो हमारी फ्रेंडशिप फ्राइडे टू फ्राइडे तक की है। हालांकि है कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा, आज भी मेरे नाम नहीं लूँगा, इतने हैं 2-4 दोस्त जो मतलब हर मंथ फ़ोन पे बात, SMS पे बात, ईमेल पे, हर त्यौहार पे, बर्थडे पे सब चलता है मेरा। बाकी तो वो ज़माना ख़त्म हो गया, दोस्ती अब है ही नहीं मेरा। ऐसा क्यों है सर? बॉलीवुड में ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार सुनाई देता है कि बॉलीवुड में मतलब ये हमारा एक माइनस पॉइंट है। अगर बॉलीवुड के माइनस पॉइंट ढूंढो ने तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, बड़े बड़े आर्टिस्ट जब उनके पास काम नहीं होता तो उनके कोई फ़ोन नहीं उठाता। मेरे को अच्छी तरह याद है, इम्पा का एक फंक्शन था, शम्मी कपूर जी को उस टाइम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे थे हम लोग। तो उन्होंने एक बात बोली, बोलता है कि एक टाइम था जब मैं फ़ोन उठाता नहीं था और आज वो टाइम है कि मैं फ़ोन की घंटी सुनने के लिए तरसता हूँ। मेरे को आज भी याद है उनका वो डायलॉग। अब सोचिए इतने बड़े आर्टिस्ट को ऐसे डायलॉग कब बोलना पड़ा होगा। तो ऐसा टाइम हर एक ने देखा है लाइफ में, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट फिल्म इंडस्ट्री का ये है कि आप कितने भी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, बड़े टेक्नीशियनों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन जब आपका टाइम थोड़ा सा ख़राब आता है तो ये सारे लोग आपको भूल जाते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीक पॉइंट या कमनसीबी जो भी कहो, लेकिन है। ये कुछ कैसे चेंज हो सकता है? ये चेंज मतलब अब कुछ होगा। आगे जाके होए तो, लेकिन आगे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यार आजकल का ट्रेंड हम देखते हैं कि अगर देशभक्ति की पिक्चर आती है तो या तो 26 जनवरी को रिलीज करेंगे या तो 15 अगस्त को रिलीज करेंगे। तभी आप जब भी अपनी फिल्म समझो देशभक्ति की कोई बनाई तो ऐसा कुछ डेट डिसाइड करते थे? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ Anytime. एनी टाइम, कभी भी। अभी सोचो ना, जब तिरंगा रिलीज़ हुई तो दिसंबर में बाबरी राइट्स हुए थे, सारे सिनेमा बंद थे 2-4 वीक तक। तो मिनरवा मेन थिएटर हमारा था उस टाइम पे, बुक किया हुआ था। तो जब ओपनिंग किया मैंने जनवरी में, अब जनवरी में तो कोई करता ही नहीं था उस टाइम पे, फर्स्ट वीक में, तो मेरे को काफ़ी लोग बोले यार मेहुल भाई ऐसे टाइम पे अब रिलीज़ करो ना, मेरी फिल्म अच्छी है। और सोलो रिलीज़ मिल रही थी, हमारे सामने कोई फिल्म रिलीज़ नहीं थी 2-3 वीक तक, और रिलीज़ हुई और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। वहीं पे सिल्वर जुबली हुई और कितने सेंटरों में सिल्वर जुबली हुई। नमस्कार शिवाजीराव वागले। आओ आओ हिजड़े की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या। मैं शिवाजीराव वागले, मराठा मरता या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो आज सब है कि ये फिल्म ईद पे आनी चाहिए, दिवाली पे आनी चाहिए, ये न्यू ईयर पे आनी चाहिए। पहले कुछ नहीं था, पहले जनवरी में भी लोग रिलीज़ करते थे, फरवरी में भी रिलीज़ करते थे। सिर्फ एक मतलब प्री दिवाली वीक रिलीज़ नहीं होती थी, और एक रमज़ान महीने में मुस्लिम ऑडियंस नहीं आती थी, तो वो एक बस। बाकी कभी भी ऐसा, और एक एग्ज़ाम पीरियड होता था जो मार्च का, बस उस टाइम पे ये 3 चीज़ें देखी जाती थी, बाकी कोई चीज़ नहीं देखी जाती। तो स्लॉट बुकिंग हो गया ऐसा लगता है। हाँ। कि ईद पे मैं आऊंगा, क्रिसमस पे मैं आऊंगा। मतलब इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी फिल्म, तो उनको तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम कभी भी रिलीज़ करेंगे, लोग हमारी फिल्म देखेंगे। पहले के आर्टिस्ट लोग कहाँ ये सब चीज़ें देखते थे। पर हमने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े थे
कि अंडरवर्ल्ड माफिया ने बॉलीवुड फिल्मों में पैसे लगाए, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे रिक्रिएट करके लिख देते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए कि सर क्या होता था, कि कैसे इनका नाम आता था कि इन्होंने फिल्म पे पैसे लगाए, एंड फिर इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता था? लेकिन देखिए, मैंने तो कभी कोई ऐसी किसी के साथ ना फिल्म बनाई है, ना किसी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो मैं तो इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था, तो मेरे को तो ये सब चीज़ों में कुछ मालूम ही नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन आपको उनको पूछना चाहिए जो उनके साथ करते हैं। क्योंकि आप भी उसी टाइम पे बनाते थे हाँ फिल्में। डेफिनेट, लेकिन मैंने कभी नहीं कुछ नहीं। ओके सर, आजकल जो है ऑडियंस का जो टेस्ट है वो धीरे धीरे बदल रहा है ना, एंड आपको क्या लगता है कि आज की ऑडियंस को ज़्यादा क्या अपील करता है? देखिए, मतलब अभी यंग जनरेशन की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई है। फैमिली ऑडियंस इतनी फिल्में देखना पसंद नहीं करते या जाते नहीं है थिएटरों में, रेट इतने बढ़ गए, मिडिल क्लास को फिल्में ₹800 टिकट हाँ, सर। मैं हमारे एसोसिएशन में भी ये कितनी बार बोल चुका हूँ कि फिल्में कौन देखता है, मिडिल क्लास और गरीब लोग, उनका एंटरटेनमेंट फिल्म है मेरा। करोड़पति 10 लोग बोलेंगे तो एक बार फिल्म देखने जाएंगे मेरा, बाकी वो पैसे वाले लोग फिल्में कम देखते हैं मेरा। लेकिन वो कंपनी वाले ही है सारी, जितनी भी चैनल है थिएटरों की, उनके दिमाग में बाद में फिर 2-4 मीटिंग में मैंने बोलने के बाद उनके दिमाग में ये बात आई, तो अभी देखो फ्राइडे सैटरडे संडे अलग रेट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कम कर दिए। ये मेरे सजेशन के बाद हुआ। मैं बोला वरना मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग आज मल्टीप्लेक्स में कैसे फिल्म देखेंगे मेरा? तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट ऑडियंस भी वही लोग हैं, उनको 2 डायलॉग अच्छे लगते हैं, फिल्म देखने आते हैं मेरा। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई तो थोड़े रेट कम किए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो इफेक्ट भी हुआ है।